Good morning, friend. Welcome to my channel again. Episode आदित्य number अभी भी जमीन पर 2. वैसे ही बैठा हुआ था। उसके हाथों में गन थी और वो हाथ कांप रहा था। उसे आखिरकार इस चीज का सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी से उन दो लोगों को हटा ही दिया जो उसे एक लंबे टाइम से दिक्कत दे रहे थे। लेकिन पहली बार किसी को गन से मारकर उसे इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा था कि वो थोड़ा सा कामयाब हो गया है। जब उसने थोड़ी सी नजर घुमाई तो उसे अनुराग की बॉडी दिखी और वहीं पर उसका चेहरा दिख रहा था। उसके माथे के सेंटर में गोली लगी हुई थी और उसकी आंखें खुली थी। वो अभी भी आदित्य की तरफ देख रहा था और आदित्य को ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा है और शायद उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे पर स्माइल थी और आदित्य को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अभी भी उसका मजाक उड़ा रहा है। अनुराग को बहुत अच्छे से पता था कि आदित्य ये काम कर तो लेगा, लेकिन उसके बाद वो इतना पछताएगा कि जिंदगी भर उसको याद रखेगा और इसीलिए वो उसका मजाक उड़ा रहा था। आदित्य को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अभी भी खड़े होकर हंस रहे हैं और उसके कानों में उनकी ही हंसी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और आदित्य के कान और चेस्ट में दर्द पैदा कर रही थी। आदित्य कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे ऐसा लगा कि अनुराग और निखिल की आत्मा उसके सामने ही ऊपर भगवान के पास जा रही है। लेकिन जब उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजना था तो भगवान ने उन्हें स्वर्ग में ही भेजा, क्योंकि उन्होंने आज तक आदित्य को इसीलिए परेशान किया था क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिए थे। वो सारी गलतियां आदित्य की थीं, वहीं पर वो बस उसको सही करना चाहते थे और इसीलिए उन्हें स्वर्ग नसीब होने वाला था। जब आदित्य ने यह सोचा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वो बस वहां बैठकर हैरानी में वही सोचता रहा कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ फील हुआ। उसने आंखें खोली और वो अपने जोन से बाहर आया। जब उसने आसपास देखा तो उसे अभी भी मृणाली रोती हुई दिख रही थी और जब वो पीछे पलटा तो उसे वजीर दिखा। वजीर ने आदित्य को अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत दी और तब उसने उससे कहा, ये तुमने क्या और क्यों कर दिया आदित्य? मैंने तुमसे कहा था कि अगर चीजें बिगड़ेंगी तो मैटर मुझे हैंडल करने देना। ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुमने गन चलाई ही क्यों? इससे कुछ भी सही नहीं होने वाला, क्योंकि अब तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है। तुम इस बात को समझ रहे हो? लेकिन आदित्य ने वजीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बस उन दोनों के स्माइल वाले चेहरे पर देख रहा था। उसे लग रहा था कि कैसे एक गन दो लोगों की जिंदगी बस 2 ही सेकंड में उनसे छीन सकती है। 2 मिनट पहले ही वो दोनों यहां पर खड़े हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे और अब वो जमीन पर ऐसे लेटे हैं जैसे कभी उठेंगे ही नहीं। उसे इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने उन दोनों को मार दिया, पर कहीं ना कहीं उसे इस चीज की खुशी भी थी और वो ऐसे ही खड़ा था कि इतनी देर में मृणाली आई और उसने उसे जोर से गले लगा लिया। मृणाली के गले लगाते ही आदित्य को एहसास हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, सांसें तेज चल रही हैं और वो घबरा रही है। उसे समझ आ रहा था कि उसने मृणाली को भले ही सेफ रख लिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा डरी हुई है कि कुछ बोल नहीं पा रही है। उसके आंसू गिरकर आदित्य के कंधे पर टच हो रहे थे और उसे ये समझ आ रहा था। तब आदित्य अपना एक हाथ उसके बालों में रखकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा और वहीं वजीर उन दोनों की सांस चेक करने लगा। उसने देखा कि वो दोनों पूरी तरह से मर चुके हैं और फिर उसने अनुराग के हाथ से बम का रिमोट ले लिया। उसके बाद वो आदित्य की तरफ पलटा और उसने कहा, अब जो होना था वो हो गया है आदित्य। तुम यहां से मृणाली को लेकर चले जाओ। इन दोनों के साथ क्या करना है वो मैं हैंडल कर लूंगा। जैसा अनुराग ने कहा था कि उसने तुम्हारे अगेंस्ट एक FIR पुलिस स्टेशन में रख रखी है, तो जरूर थोड़ी ही देर में पुलिस इन दोनों को चेक करने के लिए तुम्हें ढूंढेगी। तब अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि तुम मुझसे शाम के बाद मिले ही नहीं और मैं बस गाड़ी छोड़कर कहीं पैदल चला गया था। तुम यहाँ से सीधे चचा जान के पास जाओ और उन्हें सब कुछ बता देना। जो भी हैंडल करना है वो दोनों हमारे हिसाब से देख लेंगे। बस जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। वजीर इतना कहकर जल्दी से उनकी बॉडी के पास से उठा। फिर वो अनुराग की कार के पास गया और गेट खोलकर वहां पर कुछ ढूंढने लगा। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 2 मिनट बाद ही वजीर वहां पर से एक फाइल फोल्डर ले आया, जिसे देखकर ही आदित्य को समझ आ गया कि वो उसके डाइवोर्स के पेपर्स हैं। तब वजीर ने उस फोल्डर को आदित्य के सामने स्ट्रेच करते हुए कहा, ये लो आदित्य, जिस चीज के लिए हमने वो सब शुरू किया था। तुम डाइवोर्स के पेपर्स लेकर यहाँ से चले जाओ।
इनको अपने पास ही छुपा कर रखना और किसी को पता मत लगने देना कि तुम्हें ये वापस मिल गए हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम इन पेपर्स को जला देंगे। अभी तुम दोनों जल्दी यहाँ से चले जाओ प्लीज। वजीर ने अभी भी अपना हाथ स्ट्रेच करके आदित्य की तरफ कर रखा था। उस फोल्डर में आदित्य के डाइवोर्स के पेपर्स रखे थे, लेकिन आदित्य उन्हें पकड़ना नहीं चाहता था। वो बस एक हाथ से मृणाली को अपने सीने से लगाया हुआ था और अपनी आंखों से बस वो निखिल और अनुराग को ही देख रहा था। उसे पता था कि अगर उसने इस चीज को खत्म किया है तो उसे अब आगे भी खुद ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। वो अपनी गलतियों के लिए या फिर इस मर्डर के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता और किसी और पर चीजें नहीं ढोल सकता। अगर पुलिस आएगी और पूछेगी कि किसने गोली चलाई थी तो सजा उसे मिलनी चाहिए। जब वो यही बात सोच रहा था तब वजीर उसकी तरफ बहुत हैरानी से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य हिल क्यों नहीं रहा है और फोल्डर को भी नहीं पकड़ रहा है। उसे कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हिंट मिल गई थी कि आदित्य क्या सोच रहा है, और इससे पहले कि आदित्य कुछ कहता वजीर ने उसे चिल्लाते हुए कहा, नहीं आदित्य नहीं, जो तुम सोच रहे हो उसे अपने मन से निकाल दो। अगर तुम इन दोनों की बॉडी के साथ कुछ भी करोगे तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। मैं जितना कहता हूँ उतना करो, पेपर्स लो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। अगर कहीं पर भी तुम्हारा डीएनए या कुछ भी पुलिस को मिल गया तो तुम जेल चले जाओगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम इस बात को सोचो कि तुमने अभी अभी 2 लोगों को मार दिया है, और अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम्हें फिर इसके लिए बहुत लंबा अंदर जाना पड़ सकता है। मैं ऐसी सिचुएशन पहले भी संभाल चुका हूँ और आगे भी संभाल लूंगा, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो और बस यहाँ से जल्दी चले जाओ। जब आदित्य ने वजीर की इस बात को सुना तो उसे समझ आ रहा था कि वजीर उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। उसे उसकी आंखों में एक बड़े भाई के जैसी इमेज दिख रही थी जो वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, लेकिन उसे पता था कि वो अपनी गलती का ब्लेम वजीर को नहीं दे सकता। और यही बात सोचकर उसने कहा, वजीर मैं तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन तुमने जो बात कही है उसमें तुमने बार बार कहा है कि मैंने ही इन दोनों को मारा है। अगर पुलिस आएगी तो मेरे पीछे आएगी, तो तुम्हें इस चीज की सजा बिल्कुल भी काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इन दोनों को मारा है। मुझे पता है कि इन दोनों ने मेरी लाइफ को कितना खराब कर रखा था, और मैं तुम्हें इस चीज का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने देना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मृणाली को लेकर घर चले जाओ, और इनकी बॉडी के साथ जो भी करना है वो मैं कर लूंगा। तुम्हें मेरे लिए कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जितना कहता हूं उतना करो। लेकिन आदित्य तुम समझते क्यों नहीं हो? वजीर ने चिल्लाकर पूछा। उसे एक बार फिर से आदित्य के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो उसकी बात नहीं मान रहा है और ना ही कुछ सुनने को तैयार है। लेकिन फिर वजीर कुछ कहता इसके पहले ही आदित्य ने कहा, मैं सब समझता हूं वजीर, इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें फालतू में मेरे लिए कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात मानो और जितना मैं कहता हूं उतना करो। तुम यहां से चले जाओ। मृणाली तुम वजीर के साथ चली जाओ, जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगा और सारी चीजें सही करके वापस घर आ जाऊंगा। जब मृणाली ने आदित्य की इस बात को सुना तो उसने उसके कंधे पर से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू गिरना रुक गए थे, लेकिन अभी भी उसे बहुत ही दुख महसूस हो रहा था और उसके चेहरे पर खून साफ दिख रहा था। तब उसने आदित्य की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि आदित्य की आंखों में किसी बात का गिल्ट नहीं है, बल्कि वो एक डिटर्मिनेशन से भरी हुई हैं जो इस चीज को शो कर रही हैं कि वो ऐसा ही चाहता है। और तब मृणाली ने कहा, आदित्य मैं वजीर की तरह तुम्हें इस चीज के लिए तो नहीं बोलूंगी कि तुम गलत हो, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जो भी करो उसमें कुछ गलत मत करना। हमें जितनी सारी गलत चीजें करनी थी वो हमने कर ली, बस तुम जहां पर भी जाओ जल्दी से वापस मेरे पास लौट आना। जब आदित्य ने मृणाली की बात सुनी तो उसने उसे कुछ नहीं कहा और बस गर्दन हिला दी। वहीं पर वजीर ने भी जब मृणाली की बात सुनी तो उसे थोड़ा गुस्सा तो आया कि मृणाली आदित्य को इस चीज के लिए कैसे सपोर्ट कर सकती है, पर फिर उसे यह पता था कि अगर उन दोनों ने ही वो फैसला कर लिया है कि आदित्य उन दोनों की लाश को ठिकाने लगाएगा तो फिर वो कुछ नहीं कह सकता था। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर एक बार फिर से वो आदित्य को डाइवोर्स पेपर्स पकड़ाने लगा और उसने कहा, ठीक है आदित्य, जैसा तुम्हें और मृणाली को सही लगे तुम वैसा ही करो, लेकिन मैं तुमसे बस यही चाहूंगा कि अगर तुम्हें कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो तुम मुझे फोन लगा देना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये डाइवोर्स के पेपर्स भी तुम ही रखो और हो सके तो इन्हें भी ठिकाने लगा देना। मृणाली क्या हम चल सकते हैं? जब मृणाली ने वजीर का वो सवाल सुना तो उसने गर्दन हिला दी और फिर वो दोनों चलते हुए वजीर की कार की तरफ जाने लगे।
तब आदित्य उस फोल्डर को लेकर वहीं पर खड़ा था और उन दोनों की तरफ देख रहा था। वो दोनों कार में बैठे और वहां से आदित्य को देखने लगे। फिर वजीर ने कार धीरे धीरे करके रिवर्स ली और फिर वो उनकी आंखों से दूर जाने लगे। तब आदित्य वहां खड़ा था और उसके साथ ही उसके दुश्मन जमीन पर कभी भी न उठने के लिए लेटे हुए थे। थैंक्स फॉर हियरिंग, थैंक यू वेरी मच।